Good morning, students. In our last class, we have seen some of the methods of asexual reproduction, right? किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स, उसके डिफरेंट तरीके हमने देखे थे. Now, proceeding ahead, we are going to see the next way of reproduction, that is called the vegetative propagation. Okay, so this is also one of the type of the one of the method by which the living organisms give birth to their young ones or the offsprings. So इस मेथड में किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो समझते हैं. There are many plants in which parts like roots, stems and leaves develop into new plant under the appropriate conditions. ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनमें जो उनके बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे कि रूट हो गई, स्टेम हो गए, लीव्स हो गई, वो ग्रो करती हैं, वो डेवलप करती हैं और डेवलप होकर वो खुद एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाती हैं, एक नई बॉडी बन जाती है. जैसे कि आपने देखा होगा, जो रोज़ का प्लांट होता है, अगर हम उसकी स्टेम को कट करके उसको सॉइल में बरी कर दें तो क्या होगा, उसमें एक नया प्लांट उग जाता है, राइट. इसका मतलब प्लांट्स के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ग्रो करके एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इंडिविजुअली ग्रो होने लग जाते हैं. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode of reproduction. और ये जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये एनिमल्स में हमको देखने को नहीं मिलता है, जबकि हमको प्लांट्स में ये देखने को मिलता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses and grapes for agricultural purposes. और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन की, इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करने में. कौन कौन से प्लांट्स? शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने में इसी मेथड का यूज़ किया जाता है, राइट. प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स. और इस मेथड से जो प्लांट्स उगाए जाते हैं वो एक नॉर्मल प्लांट की ही तरह फ्रूट्स और फ्लावर्स को बेयर कर सकते हैं. मतलब उनमें भी फ्रूट्स और फ्लावर्स लगते हैं जैसे कि एक नॉर्मल प्लांट में लगते हैं, राइट. Such methods are also make possible the propagation of plant such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. और इस तरीके की इस मेथड से इन सारे प्लांट्स को भी ग्रो किया जा सकता है अगर इनकी सीड्स में प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो गई है तो, राइट. अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज दैट all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics. अगर हम इस मेथड से प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये भी है कि इससे जितने भी न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे उनमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो पेरेंट प्लांट के सिमिलर होंगी, राइट. मतलब जो कैरेक्टर्स पेरेंट प्लांट में हैं वही कैरेक्टर्स जो हैं वो यंग जो न्यू प्लांट्स हैं उनमें भी होंगे, राइट. तो इस अगर हमने एक ऐसा प्लांट सेलेक्ट किया जो कि जेनेटिकली काफ़ी क्वालिटेटिव है और उसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, तो उस प्लांट से जितने भी न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे उसमें भी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनहेरिट होंगी अगर हम उसको इस मेथड से ग्रो करवा रहे हैं तो, राइट. सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस along the leaf margin of bryophyllum falls on the soil and develop into the new plants. इसी तरीके से ब्रायोफेलम एक प्लांट होता है, उसमें ये जो बर्ड्स बनते हैं, जब ये बर्ड्स इसकी लीव्स पे से गिर कर सॉइल में चले जाते हैं तो उनसे भी एक नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है,
राइट। तो ये भी एक तरीका होता है रिप्रोडक्शन का कि जब लीव्स के ऊपर ये बर्ड्स बनते हैं और ये बर्ड्स यहाँ से डिटैच होकर सॉइल में चले जाते हैं तो उनकी ग्रोथ होती है सॉइल के अंदर और फिर वो एक नए प्लांट को बर्थ दे देते हैं, उनसे एक नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। नाउ हियर वन टर्म इज गिवन टू अस दैट इज द टिश्यू कल्चर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म टिश्यू कल्चर? In tissue culture, new plants are grown by removing tissues or separating cells from the growing tip of the plant. टिश्यू कल्चर में क्या होता है, नए प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं by removing tissues or separating cells from the growing tip of the plant. एक ऐसा प्लांट जो कि ग्रो कर रहा है उसकी टिप से हम कुछ टिश्यूज़ को रिमूव कर देते हैं, कुछ टिश्यूज़ को सेपरेट कर देते हैं और उन टिश्यूज़ की हेल्प से हम नए सेल्स को, नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। और फिर उन सेल्स को जिनको हमने डिटैच किया है, सेपरेट किया है, उनको हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हैं ग्रो होने के लिए और वहाँ पर उस आर्टिफिशियल मीडियम में वो जो सेल्स हैं वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं और वो दूसरे सेल्स को डेवलप करते हैं दैट आर कॉल्ड एज द कैलस। The callus is transferred to the another medium containing hormones for growth and differentiation। और फिर उस कैलस को एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पे ऐसे हार्मोन्स हों जिससे कि उसकी ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन ईजीली हो पाए। मतलब जहाँ पर वो कैलस ईजीली ग्रो कर पाए हम उसको ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into the mature plant। और फिर वो जो प्लांटलेट्स होते हैं उनको हमने सॉइल में क्या कर दिया, बरी कर दिया ताकि वो ग्रो करके एक मैच्योर प्लांट बना लें। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज़ फ्री कंडीशन। और इस मेथड से क्या होता है, एक ही प्लांट से बहुत सारे हम वन पेरेंट से बहुत सारे डिजीज़ फ्री कंडीशंस में बहुत सारे प्लांट्स को हम ग्रो करवा सकते हैं, राइट। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस पेरेंट प्लांट की होंगी वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जो न्यू प्लांट्स हैं उनकी भी होंगी। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये टेक्निक्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज़ की जाती है। जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनमें इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है उनके प्रोडक्शन और उनकी ग्रोथ के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी कैन सी हियर इज़ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स बन जाते हैं और उन स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है और उसको बोला जाता है स्पोर फॉर्मेशन। लेट अस सी दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन दिस मेथड। Even in many simple living multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स में तो हमको पता ही है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, राइट। लेकिन ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो जिनका स्ट्रक्चर सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनमें भी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ईजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 अबोव आर द हाइव ऑन द ब्रेड मोल्ड राइजोपस। हमने एक्टिविटी 8.2 में देखा था कि ब्रेड का हमने स्ट्रक्चर लिया था। जब हम उसको उस वेट ब्रेड को रख देंगे तो उस पर क्या होगा, मोल्ड जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे, राइट। और ये जो मोल्ड डेवलप हुए हैं वो बेसिकली क्या हैं, राइजोपस, राइट। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और वो जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। और ये जो स्टिक है, इस स्टिक के ऊपर एक छोटा सा पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है और इस ब्लॉब जैसे स्ट्रक्चर को ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है
रिप्रोडक्शन के लिए। द ब्लॉब्स आर स्पॉन्ड्रेगिया, और ये जो ब्लॉब्स हैं उनको क्या बोला जाता है? स्पॉन्ड्रेगिया, विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स, जिसमें कि सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स, और फिर ये डेवलप होकर नए राइजोपस इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं। The spores are covered by thick walls that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक थिक वॉल से कवर्ड होते हैं, और आप देख सकते हैं ये जो स्पोर्स हैं इसके ऊपर एक थिक वॉल है, और ये जो थिक वॉल होती है वो बेसिकली क्या करती है? उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है तब तक जब तक कि वो एक दूसरी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में ना आ जाएं और फिर वो ग्रो करना बिगिन ना कर दें। मतलब जब तक वो एक पर्टिकुलर सरफेस जो कि उनके लिए ज़रूरी है उस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तब तक उनके आसपास एक वॉल होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार अलाउ न्यू जनरेशन्स टू बी क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल। जितने भी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने पढ़े अभी तक वो नई जनरेशन को बर्थ देते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल से। हमने देखा एक सिंगल इंडिविजुअल था, उसी से नए ऑफस्प्रिंग जो हैं वो बर्थ हुए, और इसीलिए इन सबको बोला गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल पेरेंट के कारण होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही सिंगल पेरेंट था जिससे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका बर्थ हुआ। लेकिन एक दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, द मेल एंड द फीमेल। तो जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है तब जाकर उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है टेक प्लेस होती है, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हेन द मेल एंड फीमेल gametes get fused, then the sexual reproduction takes place। okay, सो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, किस तरीके से होता है वो समझते हैं। वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन that depends on involvement of two individuals before a new generation can be created। अभी तक हमने देखा था केवल एक सिंगल पेरेंट था, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए हमको दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द मेल एंड द फीमेल। बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काफ्स। बुल्स जो होते हैं वो अपने काफ्स को बर्थ नहीं दे सकते हैं अकेले। नॉर कैन हैन अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक्स। जो हैन होती हैं वो अपने चिक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं अकेले, राइट। उनको अपने मेट्स की, अपने साथी की रिक्वायरमेंट होती है। इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। और इनमें हमको मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम रिप्रोडक्शन कर पाएँ। अगर दोनों में से कोई भी नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन उनमें नहीं हो पाएगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच वी हैव बीन डिस्कसिंग अबोव। क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, क्या उनमें कुछ कमियां होती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ओवरकम की जा सकती हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, सो व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण बहुत सारे पेरेंट जो हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकते हैं, तो हमको फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर एपरेटस। एक सिंगल सेल से जब दो नए सेल्स बनते हैं तो उसमें हमको डीएनए भी कॉपी करना होता है, और दूसरा जो सेलुलर एपरेटस है उसका भी ध्यान रखना होता है, राइट। द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म as we have noticed cannot be absolutely accurate
and the resultant errors are a source of variations in the population of organisms. और जो डीएनए कॉपी मैकेनिज्म है वो हमेशा एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो रिलायबल नहीं होती हैं, राइट। मतलब उनमें बहुत सारे एरर्स जो हैं वो आ जाती हैं, जिसके कारण जो डीएनए कॉपी मैकेनिज्म है वो उतना प्रॉपरली, उतना सही तरीके से नहीं हो पाता है, और हमको क्या कुछ एरर्स मिल जाते हैं रिजल्ट में। सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ organisms. Every individual organism cannot be protected by variation, और हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो इन वेरिएशंस से प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है उसको, बट in a population variation are useful for ensuring the survival of the species. लेकिन एक पॉपुलेशन में वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं ताकि किसी भी कोई स्पीशी जो है वो ग्रो कर पाए। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी स्पीशीज़ की ग्रोथ के लिए वेरिएशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर सारे ऑर्गेनिज्म सेम हो जाएंगे, उनका डिजीज़ रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और पूरी की पूरी स्पीशी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए वेरिएशंस बहुत ज़रूरी हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग अलग हों, ये होना बहुत ज़रूरी है। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variations to be generated। और इसीलिए इस चीज़ की हमको ज़रूरत समझ में आई कि एक ऐसा रिप्रोडक्टिव मोड को इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस हो सकें, और जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस होंगे तो सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और जो इकोसिस्टम है उसमें भी बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड रहेगा। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process। डीएनए कॉपिंग का जो मैकेनिज़्म होता है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये भी उतनी ही सही बात है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनका इनहेरिटेंस इन्हीं डीएनए के कारण होता है। मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो किसके कारण जाते हैं? डीएनए के कारण ही जाते हैं। If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with a cellular apparatus and would die। अगर डीएनए मैकेनिज़्म उतना ज़्यादा इनएक्यूरेट होता या उतना ज़्यादा इनकरेक्ट होता तो क्या होता? जो सेल्स कॉपीज़ बनती हैं वो इनएक्यूरेट होती और वो सर्वाइव नहीं कर पाती, एंड दे वुड हैव बीन डाइड। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप? तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वेरिएशंस भी आएँ और डीएनए भी जो है वो मेंटेन रहे, राइट। Each new variation is made in a DNA copy that already has variations accumulated from previous generation। कुछ ऐसा किया जाए कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डीएनए है वो डीएनए की एक कॉपी जो है वो आगे पास ऑन हो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ वेरिएशंस जो हैं वो प्रेजेंट हो। Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations। और दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग क्वालिटीज़ हों, उनमें अलग अलग वेरिएशंस हों, वो दोनों एक दूसरे से वेरी करें। Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects। ये सारे वेरिएशंस जो हैं वो हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनके कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, राइट। Combining variations from one or more individuals would thus create new combinations of variants।
इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है अगर हम दो इंडिविजुअल्स के डीएनए के क्वालिटीज़ को, उनके वेरिएशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमको न्यू ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे जिनमें उन दोनों की क्वालिटीज़ का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब कुछ क्वालिटी आप में आपके मेल पेरेंट्स से आएंगी और कुछ क्वालिटीज़ फीमेल पेरेंट्स से आएंगी, राइट। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हर एक कॉम्बिनेशन नोवल होगा, मतलब यूनिक होगा, क्योंकि उसमें दो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रहेंगी। द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction। और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें इसी तरीके से दो पेरेंट की क्वालिटीज़ को, उनके वेरिएशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और जो ऑफस्प्रिंग है उसमें दोनों की क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफ़िकल्टी, लेकिन इसके कारण एक डिफ़िकल्टी भी होती है। इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द DNA कॉपीज़ फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had। लेकिन इसमें हमको एक प्रॉब्लम भी समझ में आई कि जब हमारे पास हमारे फादर के भी डीएनए आ रहा है और हमारी मदर का भी डीएनए आ रहा है, तो क्या होगा कि जो सेकेंड जनरेशन होगी उसमें अपनी प्रीवियस जनरेशन से डबल डीएनए रहेंगे, राइट। दिस इज़ लाइकली टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेटस बाय द डीएनए, और जिसके कारण सारी चीज़ें जो है वो मैसअप हो जाएंगी और सेल एपरेटस जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। बिसाइड्स दिस, if each generation doubles its DNA fairly soon, there will be only DNA on the earth। और अगर हर जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से जस्ट डबल डीएनए प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा कि अर्थ पर केवल डीएनए ही बचेंगे और बाकी चीज़ें जो हैं उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। विल नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ के लिए जगह ही नहीं बचेगी और हमारी पूरी अर्थ पे केवल डीएनए ही रह जाएंगे। हाउ मैनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफ़िकल्टी। सो इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो समझते हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। हमने देखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं। द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यूज़ इंक्रीजेज, उनमें टिश्यूज़ का स्पेशलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। वन सॉल्यूशन that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs which have only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells। इसका एक सॉल्यूशन हमको ये समझ में आता है कि आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, राइट। हमारी बॉडी, हमारे जो सेल न्यूक्लियस होता है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो पेयर में क्रोमोसोम्स होने का मतलब ये होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल के लिए है और जो दूसरे हाफ क्रोमोसोम्स हैं वो किसके लिए हैं, डीएनए के लिए हैं। Thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है तो उसमें मेल का एक जर्म सेल और फीमेल का एक जर्म सेल कंबाइन होता है और उससे एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है और उसमें दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वन फ्रॉम इट्स फादर एंड वन फ्रॉम इट्स मदर। और इस तरीके से उनमें जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बनते हैं जिसमें से हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल के लिए होते हैं और जो हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए के लिए होते हैं। इफ़ द zygote is to grow and develop into an organism
विच हैज़ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अगर एक जाइगोट जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, जब मिलते हैं तो जो बनता है उसको बोला जाता है जाइगोट। ये हम पढ़ेंगे आगे। ये जाइगोट जो है वो डेवलप होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, जिसमें कि हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, मतलब उसमें भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि उसकी पेरेंट में थे। देन इट हैज़ टू हैव सफिशेंट स्टोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस। और उसमें बहुत सारी एनर्जी भी होती है अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। In very simple organisms, it is seen that the two germ cells are not very different from one another. जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ये जो दो जर्म सेल होते हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं, और मे इवन भी सिमिलर, और हो सकता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर हों। बट एज द बॉडी डिज़ाइंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। लेकिन जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती जाती है, बॉडी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, वैसे वैसे ये जो जर्म सेल हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं। One germ cell is large and contain food stores, while the other is smaller and likely to be motile. One germ cell जो होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और वो फूड को स्टोर करता है, जबकि दूसरा जो जर्म सेल है वो मोटाइल होता है और छोटा होता है। Conveniently, the motile germ cell is called the male gamete and the germ cell containing the stored food is called the female gamete. जो मोटाइल सेल होता है उसको हम मेल गैमेट बोलते हैं, और वो सेल जो कि फूड को स्टोर करता है उसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस हाउ द नीड टू क्रिएट दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू डिफरेंसेस इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आगे कुछ सेक्शंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, एंड इन सम केसेस डिफरेंसेस इन द बॉडीज़ ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स। और मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या डिफरेंट होते हैं, that all the things we will discuss in our next class. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next video. Thank you.